हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण की सार संग्रह की सीरीज में आज दोस्तों हम लोग अगला इसका सीरीज देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल आपका जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल कर रहा है कि जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम बताया है। दोस्तों तो उन्होंने बताया है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। अगला सवाल कर रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। दोस्तों तो यह चतुर्थ मंडल में वर्णन है। अगला सवाल कर रहा है कि अशोक के जिस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देश है वह आपका दोस्तों 5वां शिलालेख में है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि संगमकालीन कृति तोल्काप्पियम के रचयिता है। दोस्तों तो इसके रचयिता है आपको तोल्काप्पियर। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत में ऐसा विवाह जिसमें जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए कहलाता था। दोस्तों तो यह कहलाता था दैव विवाह। अगला सवाल कर रहा है कि कांची का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों तो यह करती है आपको द्रविड़ शैली का। अगला सवाल कर रहा है कि ताराकीन के दरवाजे का निर्माण कराया था। दोस्तों तो ये कराया था आपको इल्तुतमिश से कराया गया था। अगला कह रहा है कि भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। दोस्तों तो ये डाले थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि अकबर ने जैन आचार्य हरविजय सूरी की उपाधि दी थी। तो उन्हें दोस्तों जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी, यह कथन है। दोस्तों तो यह कथन आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला सवाल कर रहा है कि 2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल में रेल मंत्रालय का प्रभार दिया गया। दोस्तों तो यह दिया गया था आपको अरुणा असफ अली को दिया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों तो उसके अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी थे। अगला सवाल कर रहा है कि सर एलेक्जेंडर मुड्डी मैन के अधीन 1924 में रिफॉर्म इंक्वायरी समिति का गठन हुआ जिसका उद्देश्य था। दोस्तों तो उसका उद्देश्य था द्वैध शासन प्रणाली की छानबीन करना। अगला सवाल कर रहा है कि कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। दोस्तों तो 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल कर रहा है कि हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। दोस्तों तो यह किया गया था आपको नवंबर 1917 में सोहन सिंह भकना के द्वारा। आते हैं अगले सवाल। पहले सवाल है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह। अगला सवाल कर रहा है कि नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों तो यह हुआ था आपको 1923 में। अगला सवाल कर रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन आपको सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद किए थे। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों तो यह किए थे आपको चौधरी रहमत अली ने। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों लगातार 6 वर्षों तक आपको अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे थे जो 1941 से 1946 तक थे। आते हैं आपको अगले सवाल पे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपको भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। यह आपके अनुच्छेद 19 में है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। दोस्तों तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल आपको कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। दोस्तों तो आर्थिक न्याय का उपबंध आपको मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संघवाद विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु आवश्यक माना गया है। दोस्तों तो यह माना गया आपको अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद
वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाओं। अगला सवाल आपको कह रहा है, ये सब दोस्तों भारतीय संघवाद की तुरंत करने तो आवश्यक इसको माना गया है दोस्तों। अगला सवाल आपको कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए दोस्तों? तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्य बनाए थे। अगला सवाल है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है दोस्तों, तो इसका समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला सवाल कर रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। अगला सवाल आपको कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव आपको 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। अगला सवाल कर रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों? तो यह 2 बार होना आवश्यक है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार है। अगला सवाल कर रहा है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है दोस्तों? तो उन्हें क्रमशः 2 और 1 अनुपात में लिया जाता है, यानी कि लोकसभा में आपको 2 के रेशियो में और राज्यसभा में 1 के रेशियो में लिया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको भारत एवं विश्व भूगोल से जुड़े हुए हैं। पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है दोस्तों? तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह है जो 82 है। अगला सवाल है कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो वह ग्रह है दोस्तों। तो वह ग्रह आपका मंगल ग्रह है, जिसके दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। अगला सवाल कर रहा है कि अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से आपका अमेजन है। अगला सवाल कर रहा है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल कर रहा है कि टिहरी पन बिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह आपके भागीरथी नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल कर रहा है कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है दोस्तों, तो यह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है 38 नंबर, अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। अगला सवाल कर रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है दोस्तों? तो कत्था बनाने हेतु तो आपको खैर की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला सवाल कर रहा है कि झारखंड के संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो यह दुमका मेला आपको मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। अगला सवाल आपको देख लेते हैं। अगला सवाल आपको पर्यावरण एवं जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को देख लेते हैं। पहला कह रहा है बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों, तो यह स्थित है आपको कर्नाटक में। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि ली है दोस्तों? तो वर्ल्ड बैंक ने ली है। अगला कह रहा है कि भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र है दोस्तों, तो यह जामनगर में है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है दोस्तों? तो राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए की है। अगला कह रहा है कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व स्थित है, यह दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है कि कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है।
कूनो पालपुरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि वाशिंगटन सम्मेलन संबंधित है खतरे में स्थित प्रजातियों से। अगला सवाल है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है। दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा जो उपकर है दोस्तों गृह निर्मित कोयला और कोयला के आयात पर लगाया जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि किस संधि के कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार नेशनल कम्युनिकेशन का प्रकाशन करती है। दोस्तों तो यह प्रकाशन करती है आपको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के लिए। अगला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से जुड़ा हुआ है। इस तरह के भी सवाल आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। दोस्तों तो इसका गठन आपको 2005 में किया गया। अगला सवाल है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है कहलाती है। दोस्तों तो जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है वो प्रति चक्रवात कहलाती है, तथा बाहर से केंद्र की ओर जो चलती है उन्हें हम लोग चक्रवात बोलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। दोस्तों तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। अगला सवाल कर रहा है कि CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट में मैकेनिज्म है। दोस्तों तो यह है ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। अगला सवाल 55 नंबर का है कि क्योटो उपसंधि जो वैश्विक तापमान से संबंधित है लागू हुई थी। दोस्तों तो लागू हुई थी आपको 16 फरवरी 2005 से। अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP के 25वें सत्र का आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ था। दोस्तों तो इसका आयोजन आपको मैड्रिड स्पेन में हुआ था। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य होता है। दोस्तों तो यह आपके अक्टूबर एवं नवंबर महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्राबल्य होता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ था। दोस्तों तो यह आपका 1979 में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। यह आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। दोस्तों तो भूकंपी तरंगों का उद्भव होता है। अगला सवाल आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसके सवालों को भी देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष में सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों तो भारत के विदेशी विनिमय कोष में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा STR को सम्मिलित किया जाता है। अगला सवाल है कि यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छाप कर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा। दोस्तों तो इसका परिणाम आपको मुद्रास्फीति की सामना झेलना पड़ेगा। अगला सवाल है किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो यह बंध पत्र का प्रयोग किया जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर बोलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि गुरुपद स्वामी समिति संबंधित थी। दोस्तों तो यह संबंधित आपको बाल श्रम से संबंधित थी। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग का नाम दीपम है। यह विभाग है आपको यह पूंजी और निवेश से संबंधित विभाग है। पहला कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक किस निकाय द्वारा बनाया एवं जारी किया गया है। दोस्तों तो यह वैश्विक जो भूख सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाया एवं जारी किया गया निकाय है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि एक धरोहर गोद लो परियोजना संबंधित थी। दोस्तों तो यह आपको संबंधित थी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों को देश की एक धरोहर को गोद लेकर उसका विकास करने से। अगला सवाल है कि कृषिगत उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए
भारत सरकार द्वारा कितनी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? दोस्तों तो एमएसएमई की दोस्तों 24 फसलों को की जाती है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपको 23 फसलों के लिए जारी की जाती है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल करेंगे, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? दोस्तों तो यह आपके 1952 में प्रारंभ की गई थी। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल दोस्तों आपको कह रहा है कि बीमा क्षेत्र की किस कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की कम से कम कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए? दोस्तों तो ₹100 करोड़ होनी चाहिए। अगला सवाल आपको शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं, ये सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए है। उसके बाद दोस्तों देख ले सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल आपको कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? दोस्तों तो इसका कारण है कम गुरुत्व बल का होना। अगला है कि एक तरासे हुए हीरे की जगमगाहट के पीछे कारण है? दोस्तों तो इसका कारण आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? दोस्तों तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको सीजियम है। अगला सवाल आपको कह रहा है कि कौन सा गैस मिश्रण वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों तो वेल्डिंग के लिए आपको एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका 84 नंबर ऑफ जो सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख के बताना है, सीजियम है कि नहीं है। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल कह रहा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? दोस्तों तो यह प्यूपा जो है वह करता है। अगला सवाल है कि शैल क्रिया में अर्थोप्लास्टी है? दोस्तों यह जोड़ का प्रतिस्थापन दोस्तों शैल क्रिया में अर्थोप्लास्टी का काम है। अगला सवाल है कि प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है? दोस्तों तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम आपको ट्रिप्सिन है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? दोस्तों तो यह यकृत रूप में भंडारित रहता है, यकृत में भंडारित रहता है। अगला सवाल कर रहा है कि किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफिरॉल कहते हैं? दोस्तों तो विटामिन D2 को आर्गे कैल्सीफिरॉल कहते हैं। अगला सवाल आपको खेल कूद से जुड़ा हुआ है। देख ले, कह रहा है कि सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों तो यह संदीप पाटिल की आत्मकथा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था? दोस्तों तो स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक आपको KD माधव ने जीता था। अगला सवाल कर रहा है कि द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट जीवनी है? दोस्तों तो ये पुलेला गोपीचंद की जीवनी है। अगला सवाल है कि एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? दोस्तों तो यह क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। अगला सवाल कर रहा है कि भारत में पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? दोस्तों तो ये आपके नवंबर 1985 में नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सामान्य समय अवधि होती है? दोस्तों तो यह होती है आपको 90 मिनट। अगला सवाल कर रहा है कि SS अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों तो ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। अगले नंबर सवालों को देख लेते हैं। अगले नंबर सवालों को कह रहा है कि पैडल रिगाटा एवं बकेट किस खेल की शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं? दोस्तों तो ये आपके नौकायन में प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शतरंज खेल का प्रारंभ करने का तरीका कहलाता है? दोस्तों तो ये आपको गैम्बिट कहलाता है। अगला सवाल है कि हॉप नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह आपको कुश्ती से संबंधित है। अगला सवाल आपको दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। इसके सवालों को भी देख लेते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? दोस्तों तो इसको हम लोग दोस्तों सर्किट बोर्ड बोलते हैं। अगला सवाल करें कि वह सर्किट बोर्ड
जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं। अगला सवाल है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है दोस्तों, तो MIDI MIDI जोड़ता है। अगला सवाल है कि प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है दोस्तों, तो ये आपको फोरट्रॉन है। अतः अगले सवाल कह रहा है कि सी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है दोस्तों, तो ये आपको ये फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा फोरट्रैन उपयोगी है दोस्तों, तो यह विज्ञान के लिए उपयोगी है। अगला है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है दोस्तों, तो यह उपयोगी आपके व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला सवाल है कि मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज दोस्तों न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। अगला सवाल है कि मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है दोस्तों, तो यह जावा है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यूनिवर्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप में प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों, तो यह लाई जाती है आपको वेब सर्वर्स में। आगे संप्रेषण एवं संचार से संबंधित सवालों को भी देख लेते हैं। आत्म संप्रेषण को कहते हैं दोस्तों, तो आत्म संप्रेषण को दोस्तों अंतः व्यक्तिक संप्रेषण बोलते हैं। अगला सवाल करेगा कि संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का कूटबद्ध करने की योग्यता। अगला सवाल है संप्रेषण का कार्य है दोस्तों, तो संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा। अगला सवाल है कक्षा कक्ष में संप्रेषण के प्रकार है दोस्तों, तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण का प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया एवं अशाब्दिक अंतःक्रिया। अगला सवाल आपको कह रहा है कि प्रतिक्रिया देने से तात्पर्य है एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। अगला सवाल कर रहा है किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है अधोगामी संप्रेषण। अगला सवाल कर रहा है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में कूटलेखन से तात्पर्य है दोस्तों, तो संप्रेषण की प्रक्रिया में कूटलेखन से तात्पर्य संकेतों को तंत्रिकीय आवेगों में परिवर्तित करना। अगला सवाल आपको कह रहा है कि कम नेटवर्क से तात्पर्य है दोस्तों, तो कम नेटवर्क से हमारा तात्पर्य है यह एक प्रकार का खुला संचार है जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से सीधे संचार स्थापित कर सकता है। अगला सवाल है कि संप्रेषण प्रक्रिया में ऐसा व्यक्ति या समूह जो संदेश प्राप्त करता है कहलाता है दोस्तों, तो संप्रेष्य कहलाता है। अगला सवाल है कि प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व है दोस्तों, तो प्रभावशाली संप्रेषण के आवश्यक तत्व संक्षिप्तता, अर्थपूर्ण स्पष्टता एवं शुद्धता, पूर्णता, शिष्टता, वैचारिक लक्ष्य, निरंतरता एवं उपयुक्तता। आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल विविध है। विविध के सवालों को देख लेते हैं। विविध सवालों को कह रहा है कि किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी दोस्तों, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी। अगला सवाल है किसने लिखा निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति का मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आते अगले सवाल पे। अगले सवाल करा है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों, तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपको हृदय है। अगला सवाल करा है कि अबलऊ नसानी अब न नसाई हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है दोस्तों, तो यह विनय पत्रिका में मिलता है। अगला सवाल है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, तो यह नीलम संजीव रेड्डी। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस पंक्ति के रचयिता है दोस्तों तो अल्लामा इकबाल। अगला सवाल है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान स्थित है दोस्तों, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल आपको कह रहा है कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति रचित है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा।
अगला सवाल है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है दोस्तों? तो मैकियावेली को माना जाता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल आपको कह रहा है कि सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, तो वह आपको वीवी गिरी थे। इस तरह से दोस्तों 130 सवालों का यह सीरीज ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।